नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 किस पार्टी की रणनीति इस चुनाव में भारी पड़ेगी? क्योंकि अब सियासी जो रणनीति है बननी शुरू हो गई। कौन किसके पाले में जाएगा, कौन किसको मनाएगा, किसने क्या गणित लगाई है, हर चीज अब शुरू हो चुकी है। सियासत के दांव पेच के साथ ही जनता से जुड़ने की जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी है। किसी ने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर एक खास वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है, तो किसी ने सवालों की लिस्ट लेकर जनता के बीच जाकर लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है। पुराने रिपोर्ट कार्ड को सामने रखकर हर दल अपने अपने नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहा है। लेकिन असल बात तो यह है कि ये भैया सियासी ऊंट है और कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में एक कहावत खूब प्रचलित है, दिल्ली की गद्दी तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस बात को हर सियासी दल बखूबी समझता है। यही वजह है जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी 2000 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए अपनी नींव को पुख्ता करने की कवायद यूपी से करना चाहती है। और अगर यूपी में बीजेपी को खुद को मजबूत करना है तो ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से उसे चुनौती मिलेगी, वो भी उसके गठबंधन के सहयोगियों के साथ। इसके साथ ही बीजेपी को अपने अंदरूनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी चुनौती मिलेगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी के लिए कुछ नेता 75 की एज को पार कर चुके हैं और कुछ नेताओं की टिकट कट सकती है। वहीं कुछ नेताओं की सीट भी बदली जा सकती है। हालांकि यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों चुनावी मोड पर आ चुके हैं। अखिलेश इन दिनों लोक जागरण यात्रा पर हैं। उनकी इस लोक यात्रा का मकसद प्रदेश के महिलाओं, पुरुषों, नौजवानों को जोड़ने का काम होगा। अखिलेश ने सियासी तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा, देश में संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। इन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश यादव को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। सपा हर हाल में अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा तैयारियां वो लोकसभा चुनाव के लिए शुरू कर चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी की खासियत ये है कि वो 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है। लेकिन दिल्ली एमसीडी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद इन चुनावों में यहाँ लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल भी दोहराने के मूड में नहीं है। वहीं ये लोकसभा चुनाव दलों के वजूद की भी लड़ाई होंगे, जिनमें कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल शामिल हैं। यही वजह है, देश हो या विदेश, कांग्रेस बनाम बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर शब्दों के तीखे बाण छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सपा के एमवाई बनाम भाजपा के एमवाई फैक्टर के बीच भी होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने 80 सीटों पर अपना चुनावी गणित लगाया है। सपा का एमवाई मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर और भाजपा का एमवाई मतलब मोदी योगी फैक्टर। हालांकि कौन सा फैक्टर हावी होगा और किस फैक्टर की हवा निकलेगी, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन इसके साथ ही ये लड़ाई काम बोलता है बनाम सबका साथ सबका विकास के बीच भी होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18 लाख से अधिक पीएम आवास योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थियों के दम पर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य भेदने का काम करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीटें जीती थी। सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। 16 लोकसभा विपक्ष के पास थी। मुस्लिम बहुल सभी सीटों सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद पर बीजेपी हारी थी। मेरठ, अलीगढ़, कैराना, मुजफ्फरनगर सीटों पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसलिए बीजेपी अल्पसंख्यकों पर मेहरबान नजर आ रही है और इसलिए वो पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक पर भी नजर बनाए हुए है। दरअसल हाल में निकाय चुनाव में मिले मुस्लिमों के साथ से उत्साहित बीजेपी के रणनीतिकार उनको साधने में जुटे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिमों को साथ लगाया, जिसका उसे फायदा हुआ। संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद आदि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट मिला। उससे पहले उपचुनाव में रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा, स्वार विधानसभा मुस्लिम बहुल होने के बाद भी बीजेपी या बीजेपी गठबंधन ने जीती। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि कमल अब मुस्लिमों के लिए अछूत नहीं रह गया है।
सियासी गणित के फार्मूले में दाम, दंड और भेद सब कुछ आ जाते हैं। जाति, धर्म, चेहरे, जांच एजेंसियां ही नहीं, ईवीएम और प्रशासन के गलत इस्तेमाल के आरोप प्रत्यारोप के जुबानी तीर भी छोड़े जाते हैं। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की, तो कुछ सवाल भी सियासी गलियारों में गूंजेंगे। वो सवाल है, सवाल नंबर 1, दिल्ली में न्यायालय के आदेश पर अध्यादेश क्यों लाया गया? सवाल नंबर 2, दिल्ली में अंतर्रावानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सवाल नंबर 3, एफआईआर और पॉक्सो एक्ट के बावजूद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, 3 दशकों के रेल हादसे जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 5, महंगाई, बेरोजगारी और रुपए के गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 6, हेट स्पीच का जिम्मेदार कौन? सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा, ये भी एक सवाल है। और असल में लड़ाई जनतंत्र बनाम राजशाही की भी मानी जा रही है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में एक अलग तूफान आने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे तो ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की गद्दी तक जो दरवाजा जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन अब चूंकि लड़ाई, विषय, इन सारी चीजों को चुनना होगा। अलग अलग दल अलग अलग मुद्दों को लेकर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा मुद्दा उसके लिए बड़ा है, कौन सा नहीं। कर्नाटक में चुनाव हारा जा चुका है। लोकसभा के पूरे गणित की स्थिति यह बनती है कि किस राज्य में कितनी सीटें आपके पास हैं, तब जाकर आप दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाते हैं। अब जो नुकसान कर्नाटक में हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, कहां से होगी? दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर स्थिति क्या होगी, किस दल की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। कुंवर अजय प्रताप, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दिग्गज महान लोगों का। और आज उम्मीद करते हैं कि संयमित रूप से हम अपनी अपनी बात भी रखेंगे, ताकि ये पता लगे कि हमें 2024 का जो सफर तय करना है उसमें असल में जुबानी जब बात होगी तो कौन जुबानी आंकड़ों में सबसे ज्यादा माहिर है। अश्विनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, उत्तर प्रदेश की चूंकि बात कर रहे हैं अभी, तो वहां से शुरुआत करते हैं, या फिर काम बोलता है, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, काम बोलता है तो पिछली 17 में ही जनता ने उसको किनारे कर दिया था। ये 17 में नारा लगा था, काम बोलता है। तो 17 के बाद से तो बाहर ही बाहर चल रहा है, तो काम तो अब दोबारा बोलना नहीं है। अब काम जो वो गिना रहे थे उसमें 19 राजमार्ग जो है, एक्सप्रेसवे हमारे पास पूरी संरचना है। लैंडलॉक जो स्टेट है हमारा यूपी, उसमें 5-5 हवाई अड्डे जो है इंटरनेशनल है हमारे पास। आज इतना बड़ा जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है नोएडा हमारा, जिसमें हमारा निर्यात बढ़ रहा है। तो अब वो काम बोलता है वाली चीजें नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कुशल कार्यक्रम की क्षमताओं में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हर कदम पर एक बेहतर प्रदर्शन किया है और जनता में विश्वास जीतने का काम किया है। देखिए, अब लोग निकल रहे घरों से। अभी राजभर जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ का, तो उनके ही साथी राजभर जी ने कहा कि घरों में बैठकर ट्वीट करने से चुनाव नहीं होता है। हमने सारी मेहनत की, सारा धूल धूसरित हो गया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। तो ये बताने के लिए काफी है कि घरों से लोग नहीं निकले थे कोरोना काल तक। तो हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी वाले, वो घरों से नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी, हरदम, चाहे वो हमारा जो है पन्ना प्रमुख हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, एक बढ़िया संदेश अपने कार्यकर्ताओं में देने का काम करते हैं लोग, और वो पन्ना प्रमुख तक पालन होता है उसका, और उसमें हम अपने कामों को लेकर जाते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो नींव पड़ी है वो बताता है कि आज हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से विकास हो रहा है। आज हिंदुस्तान में जो कांग्रेस, लड़ाई किसके साथ है जी? लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, टीएमसी के साथ है, सपा के साथ है, जेडीयू के साथ है, किसके साथ है?
रविंद्र जी, हम लोग लड़ाई अब बंगाल में टीएमसी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि टीएमसी उससे बाहर नहीं है। जेडीयू वहां से बाहर नहीं है बिहार में, तो जेडीयू आरजेडी से लड़ेंगे। कांग्रेस हमारी विपक्षी दल है, और आज भी भले ही उनके पास विपक्षी नेता का पद न हो, मगर हिंदुस्तान की प्रमुख विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है। अब ये देखना है कि कांग्रेस के छतरी के नीचे कौन आता है, ये छतरी मिलकर कितनी बड़ी होती है। क्योंकि अभी कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ हैं, इन नीतीश कुमार जी को कांग्रेस ने काम सौंपा था और कहा कि भाई आप 12 तारीख को एक सबको मिल मिला के एक वहां पर कराइए एक सम्मेलन। बाद में कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, आपको जो काम सौंपा गया था, मौसम गर्म है, पुल गिर रहा है, वहाँ गठबंधन भी गिर जाएगा, इसलिए ठंडे जगह शिमला चलिए। ठीक है कुंवर अजय जी, आपको ये जवाब देना है, जो काम सौंपा था वो पूरा होगा या नहीं होगा? नेता जो है हम जो चुनना है तो कांग्रेस का ही नेता चुना जाएगा, इसलिए शिमला में चलिए, शिमला में ठंड है। जवाब में से सवाल निकाल लिया आपने। रत्नेश जी, फिलहाल आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस जब लड़ेगी तो भाजपा से लड़ाई होगी, वो अपने सहयोगी दल को किसको साथ लाएगी? आपके छाते में कौन कौन आने के लिए तैयार है, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी जब लड़ेगी तो मुद्दों की लड़ाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मुद्दों पर लड़ेंगे और उनको चुनाव में जनता का साथ लेते हुए हराएंगे और सरकार भी बनाएंगे 2024 में। अभी हमारे अश्विनी भाई साहब ने कहा कि मोदी और योगी जी की जो बहुत अच्छी चीजें हैं, उन्होंने कई सारे पॉइंट्स भी बताए। मैं कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के चुनाव में बोलेगी। पहला मुद्दा है मेरा नौकरियां, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा, तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन में जो इनका बजट एलोकेशन हुआ उसमें हुआ घोटाला, चौथा है कि जो इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी उस पर कोई भी रोड मैप स्पष्ट नहीं, अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारी उलझने बरकरार हैं। और पांचवा है हेल्थ सेक्टर, इन्होंने नई हेल्थ पॉलिसी तो जारी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हो, तो इसको लागू करने का रोड मैप क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी 2023-24 का बजट आया रविंद्र जी, उसमें स्वास्थ्य सेक्टर जो था उसका बजट एलोकेशन कट कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लेकर जनता के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज और बताए कि क्या वो 2024 के चुनाव में सभी लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम देगी, क्या वो किसानों का कर्ज माफ करेगी, क्या वो अग्निवीर के तहत भर्ती किए गए युवाओं को परमानेंट कमीशन में रखेगी। ये सारे बिंदु हैं, इनके साथ जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में केंद्र में बनती है तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम सभी केंद्र के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लेकर आएंगे, किसानों का जितना भी कर्ज है उसको माफ किया जाएगा। तीसरा, जो भी हमारे अग्निवीर के तहत भाइयों को भर्ती किया गया, जिनको 4 साल के एडहॉक बेसिस पे इन्होंने भर्ती किया है, हम उनको सेना में परमानेंट कमीशन देंगे और उनको वो सभी सुविधाएं देंगे जो एक परमानेंट सैनिक को मिलती है। अब इन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे साथ, तो एक आपने जो मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, वो कहाँ चला गया, वो पीछे छूट गया? अब देखिए, मैं उस मुद्दे पे आ जाता हूँ रविंद्र जी। जब युवाओं की बात नहीं होगी, उसके लिए तो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। अरे मैं बोल तो लूं अब। आप बोलिए। जब युवाओं की बात नहीं होगी, जब किसानों की बात नहीं होगी, जब बेरोजगारों की बात नहीं होगी, जब प्रोफेशनल्स की बात नहीं होगी, तो ये जो लोकतंत्र भारत में स्थापित किया गया था हमारे संविधान के द्वारा, ये देश के नागरिकों के लिए स्थापित किया गया था। और नागरिकों की अगर बात नहीं की जाती है तो फिर देश में लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। और जिस प्रकार से विपक्षी दलों को कुचल रही है ये केंद्र की सरकार, आप चाहे सीबीआई के छापे देख लीजिए, चाहे आप ईडी के छापे देख लीजिए, चाहे आप आईटी के छापे देख लीजिए, हर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी एक पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए उन नेताओं को दबाने का प्रयास करती है। ठीक है, आपके हिसाब से लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान को लेकर भी हमें चर्चा करनी होगी। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो इन दिनों काफी खुश भी है, लेकिन उसके लिए खट्टे मीठे अनुभव हैं, कुछ लोग जेल में हैं, बड़े दिग्गज नेता जिन पर आप कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुशी इस बात की है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल रहा है। लेकिन क्या चीज लेकर जाएंगे आप? रमेश जी, आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी, आ रही है। तो कट्टर ईमानदार की छवि कैसे लेके जाएंगे जनता के बीच?
जैसे अभी तक दिल्ली में 3 बार से लेकर के गए हैं तो और जनादेश प्राप्त किया है। एमसीडी में भी अभी जनादेश प्राप्त किया है। आप देखिए भाजपा का दुष्प्रचार तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, और सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, अब तो हम पूरे देश भर में लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, मजबूरी में भी मिला है। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आई कि विपक्षी एकता भी कुछ मायने रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ो और शासन करो वाली नीति पर चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए सबको एक साथ तो आना पड़ेगा। और आप ये क्यों कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद समझ में आई। 2019 में भी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पास प्रस्ताव हम ही लोगों ने भेजा था। उनको समझ में नहीं आया, ये उनकी समस्या है, लेकिन ये कोई नया प्रयास नहीं है। ठीक। संजय जी, क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? ममता बनर्जी बात करती हैं राहुल गांधी की अगुवाई में कोई काम नहीं होगा, तो ऐसे में विपक्षी एकता को कई बार ठेस लगी है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भी उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। उनका अपना अलग रास्ता है, तो उस रास्ते पे जाएंगे अपने अलग रास्ते पर, या विपक्षी दलों के साथ आएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने देखा होगा कि ममता दीदी ने कर्नाटक के चुनाव से पहले उन्होंने एक अपील किया था जनता से कि आप बीजेपी को हराइए। तो किसको जिताने के लिए बात की थी? मतलब वहाँ कांग्रेस ही थी, वहां तो टीएमसी नहीं थी, वहाँ कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने ये अपील किया हुआ था। दूसरी बार जब जीतने के बाद उन्होंने पहला स्टेटमेंट सबसे पहले ममता दीदी ने दिया था कि कांग्रेस जो है 200 सीटों में लगभग मजबूत है, तो कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़े, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी ये जो वक्तव्य दिया था ये पिछले महीने दिया था, ठीक है ना। अभी कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत उनको नजर आ रहा है, हो सकता है आगे बढ़े, क्योंकि आगे छत्तीसगढ़ का भी चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का भी होना है, राजस्थान का भी होना है। अगर कांग्रेस वहां से अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें और बढ़ने की चांसेस है। लेकिन कांग्रेस को भी एक बड़े भाई करो, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ा सीएक इनका जनाधार पूरे देश के अंदर है। तो इनको अपने बड़े भाई की एक भूमिका निभाते हुए सबको साथ ले करके कांग्रेस की भूमिका बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको साथ सबको साथ लेकर के और अपने हिसाब से चले। रही बात अभी जो बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी बातें गिनाई गई हैं कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, भ्रष्टाचार भी बड़ा भयानक रूप से हुआ। सबूत होना चाहिए भ्रष्टाचार का। कई लोगों पे मानहानि का केस लग चुका है। एकदम सिंपल नारा है, भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारी पार्टी में आकर करो, बाहर करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबूतों के साथ आजकल बात किया करिए। कई लोगों पर मानहानि का केस लगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। हेमंत विश्वकर्मा के बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नारायण राणे के बारे में क्या बोलेंगे? और जिन लोगों ने ऐसे नेता है जिन्होंने बाकायदा सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए बोला कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब ईडी से मुझे कोई खतरा नहीं। ये महाराष्ट्र के नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि बाकायदा क्या मैंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, तो अब हमें कोई खतरा नहीं है। और वो बाकायदा वो सार्वजनिक रूप से वीडियो है अपने पास, तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से। चलिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास वो कह रहे हैं, सियासी गणित साध रहे हैं जी। अदम भी सरकार ऐसी है कि ये किसी की नहीं सुनती। अच्छा, ये सिर्फ अपने मन की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो वो पूरा ढांचा उसी हिसाब से चलता है। ये किसी के नहीं सुनती, ये सिंपल वे से केवल और केवल अपने ही मन की करती है। सबके विचार ठीक है, ना किसानों की सुनती है, ना पहलवानों की सुनती है, ये किसी की नहीं सुनती। सिर्फ और सिर्फ एकदम लीपा पोती वाला काम है। अभी देखिए 12 का टेर, वो तो आंकड़े गिरा रहे हैं ना कि हमने जो जो विकास के काम किए हैं उसके आंकड़े भी गिरा रहे हैं। सबने अपनी अपनी बात कही कि लोकतंत्र का, जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जब लोकतंत्र की बात होगी तो सबके अपने अपने मुद्दे क्या होंगे। लेकिन एक बात सबने कॉमन कही कि सत्ता पक्ष केवल मन की बात करता है, उसके लिए किसान नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होती, 1 वर्ष से ज्यादा समय तक बैठा रहता है। उसके बाद किस तरह से चुनाव से ठीक पहले कानून वापस लिए जाते हैं। यहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन होता है और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो किसान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया
उन पर कोई सुनवाई नहीं होती, अभी तक मामला अटका हुआ है। और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती। 3 दशक में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उस पर कोई बात हुई क्या? उसमें जो बात कही गई रेल मंत्री के द्वारा कि भाई दोषी पता चल गए हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। तो ये कुछ सवाल गहरे हैं जो समझने होंगे और जनता भी इन सवालों के जवाब चाहती है। क्या अश्विनी जी जवाब देना चाहेंगे इन बातों के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बैठे हुए हैं, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या कहा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है? ये बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी है और कॉमन से सवाल हैं जिन पर कोई जवाब मिलता नहीं। मैं सवालों का जवाब आपके यहाँ देने से मैं कभी पीछे भागता नहीं हूँ और सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। किसानों का मुद्दा रहा, किसान जो है किस तरीके से खालिस्तानी हमने नहीं कहा, वो रणदीप बिट्टू ने कहा था, कांग्रेस के सांसद हैं, और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, खालिस्तान के झंडे लगाकर नारे जरूर लगाए गए थे, वहां पर ये सबने नहीं पूरे विश्व ने देखा। और वहां पर किस तरीके से 26 जनवरी को किस तरीके से लोकतंत्र की मैं नहीं कहूंगा स्वाधीनता की हत्या, गणतंत्र की हत्या की गई थी, वो सबने देखा था। तो ये 1 वर्ष तक अगर किसान धरने पर बैठा रहता है, आंदोलन करता है, उसको सुनवाई नहीं होती, तो ये पीठ थपथपाने वाली बात होती है? नहीं, कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं होती है। और किसान आंदोलन के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 3 कानून वापस लिए, वो कितने अच्छे कानून थे, वो उसके बाद में ही पता चल गया था कि किस प्रकार साइलों के सामने ये लोग लेकर जो है अनाज लाइन लगाए हुए थे, पंजाब और हरियाणा के किसान जो बड़े किसान हैं, और किस तरीके से उनको दिक्कत हुई। जो आज सरकार ने कहा था कि किसी प्रदेश में आप अनाज बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। रत्नेश भाई थोड़ी बात आ जाने दीजिए, बहुत लंबा सवाल आपने किया था। निश्चित रहिए, आ रहे हैं, पूरा मौका देंगे, अभी है समय। मैं पूरा जो है जवाब देना चाहूंगा पॉइंटेड। अब मैं आता हूं पहलवानों पर। पहलवानों का जनवरी में जो आंदोलन हुआ, बहुत बेहतर आंदोलन हुआ था। उन बच्चियों को हमारे जो है तथाकथित कुछ किसान नेता और पता नहीं कौन कौन लोग थे और कुछ राजनीतिक दलों ने भटकाव कर दिया। और जैसे ही बजरंग पुनिया ने उस दिन सोनीपत की सभा में बोला कि हम अलग से पंचायत करेंगे जिसमें सिर्फ खिलाड़ी होंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, और वो लोग अपने नौकरी पर लौटे। देखिए, उसके बाद तुरंत 30 मई को नौकरी पर लौटे हैं लोग, और पिछले शनिवार को यानी कि 4 या 5 तारीख अगर हम आपकी ये बात मान लें अश्विनी जी, ये बात मैं पूरा कर लेने दीजिए तब। हाँ, पूरा कर ले रविंद्र भाई, पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि तो है और मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, सारे से सवाल हमसे हुए हैं, जाना चाहिए आपके माध्यम। बिल्कुल जाना चाहिए। तो हाँ, वहां पर उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने उनको बुलाकर 1.5-2 घंटे तक मुलाकात की। उसके बाद आज खेल मंत्री 5 घंटे तक मुलाकात की और एक समाधान की तरफ आ रहे हैं। नहीं तो ये तथाकथित जो है आंदोलन जीवियों ने उन बच्चों को भटकाकर 2016 के अवार्ड वापस कर दिया, जिससे भ्रमित होकर वो अपना मेडल बहाने चली गई। चलिए, आपके अब हम थोड़ा बीच में हम रोकना चाहेंगे। बुलाया किसने था, इसको क्लियर कर दीजिए। उन्होंने बुलाया था या ये गए थे मिलने, जिस पर काप पंचायत ने भी नाराजगी जाहिर की थी? दूसरी बात, आप छोड़ दीजिए ना किसान नेताओं को। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोर्ट ने ये एक शर्मनाक स्थिति नहीं है, ये एक शर्मनाक स्थिति नहीं है ना अश्विनी जी, कि कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर दर्ज कीजिए। दिल्ली पुलिस को किसके अंडर में आती है और कब एफआईआर दर्ज होती है? 21 से 29, अंदाजा लगाइए आप। और इतने दिनों तक बैठे रहते, कोई सुनवाई नहीं। और अगर विपक्ष का कोई नेता हो तो उसके यहां विदिन 1 घंटे के अंदर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। तो यहां पर कार्रवाई इतनी स्लो क्यों? पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं दिखी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, गलत उसको किस तरीके से बरगला कर वो बच्ची गई। 164 में बयान दर्ज कराया, वो बालिग लड़की थी, उसका सर्टिफिकेट वहां पर देखा गया, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट सारा अंतर। उसने 164 में बयान वापस लिया कि नहीं, पोस्को में नहीं, हम बालिग हैं और हम अपना बयान वापस लेते हैं, बहकाने फुसलाने पर आए थे। तो जांच होने दीजिए रविंद्र जी, जांच में आ जाएगा। दूसरी, मैं कुछ बातों का और जवाब देना चाहता हूँ। रोजगार पर बहुत बात होती है और अभी सवाल भी किया हमारे रत्नेश भाई ने, तो रोजगार पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1 मिनट दीजिए, रत्नेश भाई आ रहे हैं, ये बात पूरी हो जाए जी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल में, पिछले अक्टूबर में और जनवरी में कैंप लगाकर पत्र बांटे, कैंप लगाकर पत्र बांटे। ठीक है, सरकारी नौकरियां उसमें सबसे ज्यादा रेलवे में नौकरी है, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में बात कर रहा हूँ। रोजगार पर तो उसके बाद आ रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, कब वैकेंसी निकली, कब क्या हुआ,
कहाँ पर वैकेंसी निकली, कहाँ किस बारे में क्लियर, यहाँ पर इतना समय नहीं है क्योंकि आप खुले नहीं देंगे, दो मामलों में फंसा देंगे। नहीं, सवाल तो यही है ना कि कहाँ निकली वैकेंसी, किसको पता लगी। टीम से कहिए रविंद्र जी, अपनी टीम से कहिए ना भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी अप्रैल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ढकी छुपी आप लोगों ने भी दिखाया था, आपकी टीम बताएगी। 45 जगह पे वो लगा था, पूरे देश में 45 जगह पर 71,000 नौकरियां बांटी गई हैं, सबसे ज्यादा रेलवे की नौकरियां थी उसमें। आप पता करिए ना, हमें कुछ कहने के हम जो बताते हैं। अब रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है रत्नेश जी आ रहे हैं। अब एक मिनट बिल्कुल सारे सवालों को ले लेंगे रविंद्र भाई। अब कम से कम उनका भी जवाब ले लें, इतना वक्त आपको दे दिया। हाँ नहीं इतना वक्त क्या, मेरा कभी अभी तो शुरू ही हुआ है। अरे सर अभी तो 2024 तक अश्विनी जी 1.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हो रहा है वहाँ भी रोजगार अश्विनी जी हुआ है। अभी सुनिए 2016 में हमारे पास स्टार्टअप थे। अश्विनी जी 2024 तक आपकी सरकार है, वक्त ही वक्त है, अभी वक्त है आपके पास। अश्विनी जी रोजगार मिला कि नहीं मिला, अभी सरकार है, वक्त भी है हमारे पास। टॉप 5 में आई है। रविंद्र भाई नहीं बोलने दीजिए तो भाई कोई मतलब नहीं है। नहीं हम आपको देखिए ऐसा है, हमने जो समय आपको दे रहे हैं उस पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी काफी वक्त है, हम वापस आएंगे। इतने सवाल खड़े हो जाते हैं, या तो मेरा सुन लीजिए। हाँ तो सवाल जब हम करते हैं, सवाल जब हम करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया संक्षेप में भी दी जा सकती है ना अश्विनी जी। फिर आप ये सोचेंगे आधे घंटे का, कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। मैं तो समय बता रहा हूँ। आपने पूछा कौन सा विभाग है, कब निकली भर्ती, तो इसका संक्षेप में जवाब नहीं होता है। आप अपनी टीम से कहिए 71,000 नौकरियां अभी बांटी गई है अप्रैल में। चलिए ठीक है, अब आपकी बात हो गई ना, चलिए आपकी बात हो गई ना, बहुत नौकरियां आपने दे दी, रेलवे में इतने पद खाली पड़े हैं जिसका जिक्र हर किसी ने कहा, वो भी शायद आंकड़ा अगर आप उठा के रख लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। रत्नेश जी ठीक है, रत्नेश जी चक्रवर्ती जी का जवाब मैं जरूर देकर अपनी बात बिल्कुल जो थोड़ा सा भ्रष्टाचारी है उनके घर से 50-50 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं संजय भाई, आपके नेताओं के हाथ से। और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने भर्ती कर लिया, सबूतों के साथ निकल रहे हैं। कांग्रेस की वो भूपेश बघेल के हाथ से निकल रहा है पैसा, कहाँ है भ्रष्टाचारी? आप सुन लेते हैं अश्विनी जी, आप सुन लेते हैं। आज गुस्से में बैठे हैं आप काफी। नहीं एकदम गुस्सा। आज मेरे पास पूरा डेटा, एक सवाल का जवाब है, अगर आप कोई चाहे 1 to 1 कर ले। ठीक है, अभी 1 to 1 शुरू हो जाएगा। चलिए रत्नेश जी। रवींद्र जी, अश्विनी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे। ठीक है, देखिए अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 71,000, 35,000 और 27,000 बातें, अगर टोटल भी देख लिया जाए तो 1,30,000 या 35,000 के आसपास होता है। और वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का। 2 करोड़ की जगह 1,35,000, कोई एक बहुत 2-4% आपने दे दिया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, दूर देगा। अभी अश्विनी भाई साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, वो हारी है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और इनके विधायक के बेटे को 60 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए खुलेआम पकड़ा गया था वहां पर। इनके विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ वहां पर। तो वहां पर कोई रत्नेश मिश्रा या कांग्रेस पार्टी तो गई नहीं थी। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु रविंद्र भाई जो अभी कह रहे थे, देखिए इनका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है वो है हिंदुत्व। और मैं अभी आपको बताऊं, कोल्हापुर में अभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दौड़ा के पीटा गया है। और वहां पर एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार है। अब सोचिए, ये हिंदुत्व के नाम पे उनसे वोट लेते हैं और फिर हिंदुओं को दौड़ा के पीटते हैं। अरे भैया कैसा हिंदुत्व है? जब वोट जवाब ले लेते हैं तो आप उसे हिंदू बना ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी जब वो अपने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी पिटवा देते हैं। 2 बातें कही, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा या नेता का बेटा वहां पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। आंकड़ा छुपा गए? नहीं, कोई आंकड़ा नहीं छुपाया गया। वो था उसमें कि नहीं था? वो करप्शन में आता है या नहीं आता? अच्छा, कर्नाटक आप हार गए, किस मुद्दे पर हारे? वो करप्शन में आता है या नहीं आता है? बहुत मुद्दे थे और हमारी सरकार केंद्र में थी, हमारी सरकार वहां राज्य में थी। अगर हम चाहते तो कुछ नहीं पकड़ा जाता। हमको तो भ्रष्टाचारियों को उजागर करना चाहे, वो भाजपा का भ्रष्टाचारी हो, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी हो, टीएमसी का हो, हमको लोकायुक्त का छापा पड़ा और वो पैसा पकड़ा गया। वहां से जमानत हुई रत्नेश जी, कोर्ट से जमानत हुई, जमानत पर बाहर है, वो भ्रष्टाचारी है तो वो जब जेल भी गए थे, वो जेल भी गया था।
जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है, चाहे विधायक का बेटा हो चाहे विधायक हो, भ्रष्टाचार करेगा तो जेल भी गया था। टीके सुकुमार के ऊपर अभी केस चल रहा है, कुछ दिन में वो भी जाएंगे, आपको देखना होगा। दूसरी बात, जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पे, शुभेंदु अधिकारी का केस अगर बंद हो गया हो तो संजय चक्रवर्ती बता दें, अगर केस बंद हो गया हो तो। अच्छा, इतना बता दीजिए, हेमंत विश्वकर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं? हेमंत साबित हो गया। साहब इतना बता राहुल गांधी सजायाफ्ता मुजरिम हो गए रत्नेश भाई, वो तो साबित हो गया। राहुल गांधी तो साबित हो गया भाई, कोर्ट में केस है, ये दिन साबित हो जाएगा। आप लोगों ने केस देखिए आप लोग मेघालय देश का सबसे भ्रष्टाचारी सरकार थी, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, एक मिनट, रत्नेश जी, रत्नेश भाई जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अभी देखिए, हाँ। कर्नाटक में आप लोगों ने कहा येदियुरप्पा जी बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई। कहाँ हैं आप लोग? जब क्लीन चिट मिल गई भ्रष्टाचारी नहीं, लेकिन राहुल गांधी जब सजायाफ्ता मुजरिम हो जाते हैं उनको आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। अभी तो अच्छा, आपकी स्थिति अगर ये भी तो समझना होगा ना, की बात हो रही है रविश भाई, अगर आपकी स्थिति इतनी मजबूत है, अश्विनी जी आप तो बहुत मजबूत हैं, केंद्र में भी हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर आप एमसीडी हार गए, दिल्ली आप जीत नहीं पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से नई नवेली पार्टी है, लोकतंत्र है, हम हार भी स्वीकार है और जीत का भी हमको हर्ष है। हम ये थोड़े कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इंग्लैंड में जाकर जो है मदद मांगेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और व्हाइट हाउस कह रहा है कि जीवंत लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, आप जाइए दिल्ली देखिए। ये चीजें आती हैं सुनने में, संजय थोड़े मांग रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस ये सोचे कि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि 200 सीटों पर लड़ लीजिए और 275 पर हम लोग लड़ेंगे, तो ये पहले कांग्रेस आत्मसात करेगी कि नहीं करेगी। और तीसरी बात मैं छोड़े जाता हूँ, अध्यादेश पर जो निकले हैं रमेश जी के पार्टी के केजरीवाल जी, उस अध्यादेश पर राज्यसभा में बहुमत इनके पास है, एक साथ ये लोग आ रहे हैं या 116। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं, हम जीत रहे हैं। ठीक है संजय जी बात रखिए, फिर रमेश जी से जवाब लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी शायद आप लोगों का शुरू में आप लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो मैं उत्तर प्रदेश का कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूँ। जब पिछले महीने न्यायपालिका का चुनाव हुआ था, ठीक है, न्यायपालिका का चुनाव में 199 सीट थी, बीजेपी 84 सीट जीती, बहुमत नहीं पा पाई। नगर पालिका उस समय सुन लीजिए, मैं बोलता नहीं, मैं थोड़ा हमारे भी सुन लीजिए। न्यायपालिका को मत लाइए, न्यायपालिका मत लाइए। 121 सीटों पे विपक्ष जीता, निर्दलीय जीता, सब कुछ होता है। हर इंसान ने ये सोचा कि किसी किसी को नगर पंचायत का चुनाव में 544 सीटों में चुनाव हुआ, 198 बीजेपी जीती, 346 अदर्स जीते। अरे आदर्श तो आप समझ लीजिए, कितने लोग सब एक है क्या? आदर्श सब एक है तो बता दीजिए भाई। मेरे आदर्श में तो ये भी हो सकता है कुछ बीजेपी के खिलाफ। ठीक है रमेश जी, आदर्श तो बता दीजिए। सर ये है कि कोई भी रमेश, ठीक है अब जवाब ले लेते हैं। रमेश जी बता दीजिए, अध्यादेश लेकर जो घूमा जा रहा है उसमें कितने दल आपके साथ आएंगे, कितना मजबूत है? के पास भी हम लोग गए हैं, किसी ने भी अभी तक मना तो नहीं किया है, चाहे ममता दीदी हो या शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, आज अखिलेश जी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री जी हो, तो ये एक माहौल तो बनता जा रहा है कि जो संविधान में वर्णित हमारी संवैधानिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक ढांचा जो है हमारा संघीय ढांचा है, उसके साथ केंद्र सरकार समझौता कर रही है और जितना दबाने का प्रयास जहां उनको लगता है वो दबाने का काम भी कर रहे हैं। तो जनतंत्र के अधिकारों पर अगर ये अतिक्रमण होता रहेगा केंद्र सरकार का, तो अभी और भी दल हमारे साथ आएंगे। अभी तो मानसून राहुल गांधी आ रहे नहीं रमेश भाई, आप वो तो नहीं, मैं वो पूछ रहे राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नीतीश कुमार जी का समर्थन हमें मिल चुका है, तेजस्वी यादव का समर्थन हमें मिल चुका है, राहुल गांधी का मिल रहा है, और भी दल आएंगे। राहुल गांधी का मिल रहा है, राहुल गांधी जी को आने दीजिए विदेश यात्रा करके। उनके कांग्रेस ने जान लीजिए लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, वो इस पर विचार कर रहे हैं और हाईकमान इस पर बात करेगा। आने तो दीजिए, तो देखते हैं, अभी तो मानसून ठीक है, इंतजार है। अश्विनी जी वो तो कह रहे हैं इंतजार है। अजय जी, चूंकि 2024 की रणनीति की बात हो रही है, विपक्ष वर्सेस भारतीय जनता पार्टी,
या सब अपने अपने चेहरों पर चुनाव लड़ेंगे? सबकी अपनी अपनी रणनीति है, सब अपनी अपनी रणनीति बता चुके हैं। आपकी पार्टी क्या कहती, कैसे रणनीति बनाएगी? देखिए, हमारी पार्टी विपक्षी एकता के लिए दृढ़ संकल्पित है और जिस तरीके से हम बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, हम चाहेंगे कि देश में महागठबंधन के तर्ज पर ही विपक्षी एकता की सरकार चले और देश को तानाशाही सत्ता से मुक्ति मिले, लोकतंत्र के तरफ देश आगे बढ़े, जनता के ऊपर थोपे जाने वाले सारे तानाशाही व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो आप ये मानते हैं कि राजशाही चल रही है, लोकतंत्र बनाम राजशाही का चुनाव है? देखिए रविंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की आम जनता भी ये जानती है कि एक तरफ हिटलर शाही है, तानाशाही है जो सत्ता दल के पास है। सत्ता दल का केवल 2 लोग ही हैं जो सर्वे सर्वा हैं, जिसमें एक तानाशाह हिटलर है और दूसरा सहयोगी है। और दूसरे तरफ लोकतंत्र है जहाँ पे विपक्षी दलों में 10, 12, 14, 15, 20, 25 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो आपसी सहमति के साथ जो सर्वमान्य उम्मीदवार होगा वो भारत राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। अजय जी, देश में जिस व्यक्ति की कदर आप लोग नहीं कर रहे हैं, अजय जी, देश में जिस व्यक्ति की आप कदर नहीं कर रहे हैं, विदेशों में उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के पीएम पैर छूते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा ओहदा रखने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कहते हैं कि मोदी जी आप इतने हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं कि हमें ऑटोग्राफ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो वहां का सबसे बड़ा नेता कह रहा है मोदी द बॉस। तो और क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की वर्तमान सिचुएशन अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत बिगड़ गई है, पेचीदी है, बाकी देश डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें किस तरफ खड़ा है। वहां पर जाकर विदेश मंत्री यूरोप को आईना दिखा देते हैं कि यूरोप की परेशानी है और एशिया की परेशानी नहीं है। और आप लोग कह रहे हैं कि वहां तानाशाही है। अभी अभी लोकतंत्र की बात करी है, अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस से कहा गया है कि लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली आइए, लेकिन आपको वो चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? जी, हमें दिखाई देती है। हाँ। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र हमेशा मजबूत रहा है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, जो देश की सत्ता पे बैठी हुई तानाशाह पार्टी है, तानाशाह शासक है, हिटलर बन बैठा है, देश में अघोषित कर्फ्यू लागू है, विपक्षी दलों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हर विपक्षी दल इमरजेंसी की याद आ रही, इमरजेंसी से भी बदतर हो चुका है। 2002 की अगर ऐसा ही होता तो क्या आपको बोलने की अनुमति देती जो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार है? क्या आप इस तरह से मीडिया में बोल पाते, अपनी बात रख पाते? क्या इस तरह से आंदोलन किए जाते? रवि जी, अजय भाई इतने दिन से हमारे साथ में सब तानाशाह और हिटलर नहीं नजर आ रहा बोल रहे हैं। तानाशाह शासक, अब देख लीजिए दिल्ली के कई मंत्री जेल में हैं। क्यों हैं? क्यों? इनके खिलाफत जो इनके खिलाफ है वो या तो आतंकवादी है, या देशद्रोही है, या भ्रष्टाचारी है। जब इनके दल में वो मिल जाता है तो ये वॉशिंग मशीन रखे हैं कोई ऐसा जिसमें इनके दल में जाते ही अजय माकन जी ने भी कहा था कि वो ठीक हुआ है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं। अजय माकन ने भी कहा था। अजय भाई जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, संजय जी। जी देखिए, ऐसा है, अगर मेरे घर पे आग लगी है तो बुझाने वाले हम ही होंगे ना। हमारे घर में क्या चल रहा है जानने वाले हम होंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाले जानेंगे या अमेरिका वाले जानेंगे? उनको तो जो दिखाए इवेंट मैनेजर, हमारे तो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है ना, तो वो तो इवेंट करके दिखाते हैं कि ये हो रहा है। एक मिनट बहुत है। संजय जी देखिए, दो चीजें हैं। आप तुलना गलत कर रहे हैं। जो सिचुएशन यूक्रेन युद्ध के बाद शुरू हुई है, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को खत्म यूक्रेन युद्ध के बाद जो शुरू हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस आधार पर आप देखिए ना, उसकी स्थिति देखिए, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को आप अपने सियासी उससे नहीं जोड़ सकते।
वहाँ स्थिति दूसरी है। 10 सेकंड मेरी बात पूरी सुनेंगे। हाँ। पूरे विश्व की बात होने लगती है। हाँ, 1 मिनट। नहीं पूरी ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के छात्रों को बैन क्यों कर दिया? जंतर मंतर की वहाँ से लौटते बैन किया। प्रधानमंत्री कब सुनेंगे? जंतर मंतर की बेटियों की आवाज हमारे प्रधानमंत्री कब सुनेंगे? मैं भी आपको क्लियर कर दूं, मुझे जनता की आवाज कब सुनेंगे? एक मिनट नहीं सुने। ठीक है अजय जी, ठीक है। रत्नेश जी की बात और ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। सुनिए जी रत्नेश जी, क्लियर करिए अंतर्राष्ट्रीय। जी, ऑस्ट्रेलिया ने प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद भारत के 7 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया। इट इज द बॉस। कनाडा से 690 छात्रों को वापस भेजा जा रहा है जो वहां पढ़ने गए थे। दिस इज द बॉस। उसके बाद आप चले आइए, चीन ने एससीओ की बैठक के बाद अरुणाचल की 7 जगहों के नाम बदल दिए और क्लेम कर रहा है कि पूरा अरुणाचल हमारा है। दिस इज द बॉस। ये बॉस है कि बॉस के नाम पे तपातप थप्पड़ खाए जा रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट करके बॉस नहीं बनना है, आपको ऐसा बॉस बनना है कि जहां लोग आपकी ताकत को देखकर विपक्षी तो कांग्रेस के पास भी तो पैसा होगा ना रत्नेश जी, इवेंट मैनेज क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस? इवेंट मैनेज आप भी कर लो ना उस स्तर पर जिस स्तर पर उनका हो रहा है। सरकार रमेश जी सुनिए तो, मोदी इज नॉट द बॉस, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द बॉस। हम भारत के लोग बॉस हैं। अच्छा, आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ बॉस ठीक है। अगर मनमोहन सिंह जी जाते हैं विदेश में, अगर मनमोहन सिंह जाते हैं विदेश में, एक मिनट रत्नेश जी, अगर मनमोहन सिंह जी जाते हैं और बराक ओबामा उनकी तारीफ करते थे तो वो किसकी तारीफ थी भाई? कोई तारीफ थी ना, भारत की तारीफ थी वो। ठीक है, तो अब अगर मोदी जी की तारीफ हो रही है तो वो भारत की तारीफ नहीं है क्या? मोदी जी का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, वो भारत को किसने कहा कि उनके व्यक्तिगत अस्तित्व की बात कर रहे हैं? हम जब वहां मिलते हैं जाके तो वो मोदी जी की तरह नहीं मिलते ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर मिलते हैं लोगों से, या वो पर्सनली जाते हैं? अरे भैया, मोदी इज द बॉस। तो 7 राज्यों के छात्रों को क्यों बैन कर दिया गया? वो 690 छात्र कनाडा से क्यों बनाए जा रहे हैं? यूक्रेन से आए हुए लोगों को अभी तक मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? बस आए बॉस हो गए, काम धाम कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी। नहीं जवाब देता हूँ भाई। देखिए रत्नेश जी तो आज इस तरीके से जो है बौखला रहे भाई। पहली बार मैं देख रहा हूँ रत्नेश भाई युवा चेहरा है कांग्रेस के, और जो है इस बुरी परिस्थिति में भी कांग्रेस के आज इस तरीके से जो है इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ सवाल पूछे, उसके जवाब दे दीजिए। जी मैं सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए उसकी परिस्थितियां कुछ दूसरी हैं कि क्यों बैन किया गया है। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लौटने से और उससे मतलब नहीं है। ये चीजें चलती रहती हैं, ये सतत प्रक्रिया है। अरे भाई साहब, जब प्रधानमंत्री कहा कि आप बॉस हैं तो बॉस अपना रुक जाइए। बॉस मैंने क्या, इसलिए यही तो कष्ट हो गया। अगर कह देते कि यही तो कष्ट हो गया। अच्छा सुन लेते हैं रत्नेश जी, अब समय कम है हमारे पास, सुन लेते हैं। छात्रों को कैसे बैन कर दिया? रत्नेश जी सुन लेते हैं, क्या आधार बताया? रत्नेश जी सुन लेते, ठीक है। एक मिनट अश्विनी जी, एक बात का जवाब और चाहेंगे आपसे, क्योंकि कर्नाटक में अब आप चुनाव हारे हैं तो वहां पर लोकसभा की आपकी जो सीटें हैं वहां तो आंकड़ा कम होगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा, भरपाई कैसे होगी? और दक्षिण की तरफ के रास्ते तो ये कहे जा रहे हैं कि बंद हो रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी रविंद्र जी इतनी चीजें हुई और सिर्फ चाहे अजय जी हो, हमारे संजय भाई हो या रत्नेश जी हो, ये मोदी जी की खिलाफत, मोदी जी की बुराई यही करते रह गए। कहीं कोई आंकड़ा नहीं गिनाया कि अभी एक पटना में एक घटना हो गई, प्रजापति सम्मेलन था, मुख्य अतिथि थे तेजस्वी जी, कन्हैया जी वहां पर विशिष्ट अतिथि थे। कन्हैया पहुंचते हैं, तेजस्वी जी नहीं आते हैं उस सभा में। ये इनका चल रहा है। दूसरा, और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, 200 सीटों पर, 261 सीटों पर कांग्रेस जो है 2019 में या तो जीती है या दूसरे नंबर पर रही है। ममता बनर्जी कह रही है 200 ठीक है, 30 सेकंड में आखिरी सवाल सबसे हमारा है, 30 सेकंड में अश्विनी जी, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या बदलेगा? चेहरा बदलेगा? मोदी जी हमारे नेता है, हमारे उनके चेहरे के अलावा। ठीक है रत्नेश जी, ममता बनर्जी, शरद पवार, राहुल गांधी, किसके चेहरे पर चुनाव? कोई नहीं है। राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के साथ
और ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों की कर्ज माफी और ठीक। अग्निवीर को ठीक है, परमानेंट ठीक है, समझ गए, कमीशन, समझ गए। इन मुद्दों के साथ कंडीशन सिर्फ चेहरा सरकार, पे। संजय जी। कर्नाटक में कंडीशन सरकार हो गई है। संजय जी, देखिए, हमारा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, चेहरा, महंगाई है, चेहरा। बेरोजगारी है, चेहरा ठीक है बताइए, ना, ये बहुत सारी चीजें किसके हैं। चेहरे लोग पर? तो सिर्फ चेहरा पूछ रहे हैं, मुद्दे नहीं, चेहरा बताइए। एक सेकंड में बता दूं, चेहरा पे आता हूँ। सिर्फ चेहरा बताइए। 1977 में कौन सा, नहीं, सिर्फ चेहरा, समय खत्म, समय समाप्त हो 77 गया। में कौन चेहरा था? देखिए, 1996 में कौन चेहरा था? 2004 में चेहरा कौन था? जनता वर्सेस मोदी ठीक की है, लड़ाई। जनता वर्सेस मोदी। चेहरे की ठीक। कोई लड़ाई नहीं है। अजय जी, जी, गांधी और जेपी के सपनों को साकार करते हुए 17 साल चेहरा, के चेहरा बिहार को बताइए, चेहरा। अग्रिम पथ पर भाई नहीं, ये तो क्या चेहरा। बताएंगे लोग? चेहरे की बात लाने करिए। वाले। रत्नेश जी के पास चेहरा। राहुल गांधी उन्होंने बता दिया, हमारे पास एक मोदी जी हमने बता दिया, इन लोगों के पास नहीं है तो नहीं बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने अपने मुद्दे हैं, चेहरा अभी तय नहीं हो पाया है और चेहरा तब तय होगा। ये जिस तरह की बात कांग्रेस ने कही थी कि जिसके पास सबसे ज्यादा जनाधार होगा वही दल का नेता हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि विपक्षी एकता की जब बात चल रही है, गणित आप चाहे जैसे लगा लें, वो एकता नजर भी आनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी छवि को जिस तरह से बदल रहे हैं, क्या वो सब पर भारी पड़ते नजर आएंगे? क्या मजबूरी हो जाएगी बाकी दलों की कि उनकी शरण में जाना पड़े? क्या कांग्रेस के छाते के नीचे बाकी दल आएंगे? ये भी बड़े विषय हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि वास्तव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के काट कोई बन पाएगा या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।